नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं प्रगतिशील सामाजिक मुद्दों को लेकर। सामाजिक मुद्दे यानी शिक्षा संबंधित सभी व्यवस्थाएं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महासचिव उत्तराखंड के, जो शिक्षा संभालते हैं, जिनका नाम है संजय चौड़ाकोटी जी से हम आज बात करते हैं। तो जिस तरह से उत्तराखंड में आप यहाँ बैठे हैं और आप शिक्षा भी संभालते हैं, तो उत्तराखंड के लिहाज से आप शिक्षा को या और किस तरह से, क्या आप किस तरह से प्रगतिशील बना सकते हैं शिक्षा को, और किस हिसाब से कहाँ देखते हैं आप उत्तराखंड में शिक्षा को? देखिए, एक्चुअली में प्रगतिशील क्या बनाना है, खुद हम लोगों को जो है कि 2017 से ही सरकार ने बेरोजगार कर रखा है और तब से ही जो है कि हम समायोजन को लेकर मांग कर रहे हैं सरकार से, परंतु सरकार सुध नहीं ले रही है। हम लोग जो है कि एक साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा केंद्रों में हमारी नियुक्ति शिक्षा प्रेरक के पद पर की गई थी और 2010 में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। 2017 तक हम लोग शिक्षा प्रेरक के पद पर कार्यरत थे। हमें उस दौरान मात्र 3,000 रुपये मानदेय मिलता था और प्रदेश में जब सरकार आई 2017 में त्रिवेंद्र रावत जी की, तब उन्होंने जो है कि प्रदेश के 6 जनपदों में जो ये साक्षर भारत कार्यक्रम चल रहा था वो प्रोग्राम ही समाप्त कर दिया, जिससे प्रदेश के 6 जनपदों के शिक्षा प्रेरक बेरोजगार हैं और लगातार समायोजन की सरकार से मांग कर रहे हैं। 3 यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल गए हैं, कोई मुख्यमंत्री हमारे सुनने को राजी नहीं है। और कल जो है कि कैबिनेट थी 24 दिसंबर को, हम लोग जो है कि कल तक अनिश्चितकालीन धरना पर थे गांधी पार्क में और हम इंतजार कर रहे थे कि कैबिनेट में शायद हमारा मामला आ जाए। सीएम साहब ने खुद आश्वासन दिया था कि आपका जल्द ही समायोजन को लेकर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और आपके मामले को सॉल्व किया जाएगा। तब जाकर हम लोगों ने पहले ही बोल रखा था कि अगर 24 तक हमारे मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम 25 से आमरण अनशन करेंगे। तो जब तक हमारे मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तब तक जो है कि हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे रहेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये सरकार जो है कि, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी और महंगाई यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो है कि आपको पता ही है, बेरोजगारी और महंगाई से आम पब्लिक परेशान है। एक तरफ सरकार फ्री का राशन देती है, दूसरी तरफ जो है कि महंगाई बढ़ाती, क्या फायदा हो फ्री का राशन दे करके। अच्छा। ये है। तो संजय जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अभी 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह की सरकार को आप चुनना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपकी शिक्षा व्यवस्था को प्रगतिशील बनाए? देखिए, 2022 में क्या, अभी तो 21 ही है, अभी आचार संहिता नहीं लगी हुई है। अभी हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, अगर सरकार हमारा समायोजन कर देती है तो सीधी सी बात है, जो सरकार हमें रोजगार देगी हम उसी सरकार का समर्थन करेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अच्छा, जिस तरह से शिक्षा आप संभालते हैं, अगर शिक्षा के नाम पर ही राजनीति होने लग जाए तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे, या किस तरह से देखते हैं आप एक शिक्षा के नाम पर राजनीति होते हुए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो खैर अलग मैटर हो गया। राजनीति तो खैर अपनी जगह है और क्या नाम कहते हैं, बेरोजगारी अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीति हर जगह होती है आजकल, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जो है कि पार्टी के उसमें हो, राजनीतिक दलों में। कल ही जो है कि आप देख रहे थे कैबिनेट में जब सत्र चर्चा चल रही थी तो हरक सिंह रावत जी ने जो है कि अपना इस्तीफा दे दिया। अब किसी कारणवश दिया होगा उन्होंने, कोई मतलब सरकार के वो कुछ समझ में नहीं आए होंगे कोई बातें, या योजनाओं से कोई मतलब वो रूबरू नहीं होंगे, वो कुछ न कुछ तो होगा ही। तो हमारा तो एक ही मकसद है, जो सरकार हमें रोजगार मतलब देगी, हम जो है कि उस सरकार के पक्ष में वोट करेंगे, सीधी सी बात है। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर जो भी शिक्षा का हाल हो, लेकिन पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था अभी भी बिल्कुल भी सही नहीं है, कह सकते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि बदलाव हो? देखिए, बदलाव भी जरूरी है और शिक्षा का क्षेत्र जो स्तर आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं, पहाड़ों में ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो बीच में जब लॉकडाउन हुआ था, जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही थी, तो जैसे कि शहरों में तो कनेक्टिविटी बराबर चल रही थी, तो हमारे पहाड़ों में क्या था, बरसात में एक्चुअली में जो है कि गांव में लाइट नहीं आती है,
तो एक एक हफ्ते तक लाइट नहीं आती तो सारे मोबाइल फोन डेड पड़ जाते हैं। तो एक हफ्ते बाद जब मोबाइल खुलता है तब जो है कि उसमें इकट्ठे ही 500-700 प्रश्न इकट्ठे ही आते हैं, तो बच्चों को भी परेशानी होती है। दूसरी बात जो है कि पढ़ाई में भी उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जो मतलब एक मतलब वर्चुअली जो है कि आजकल मोबाइल से क्लास चलती हैं, तो अब बच्चे उसमें क्या पढ़ेंगे बताओ। और दूसरी बात, जब से ये ऑनलाइन क्लासें शुरू हुई हैं मेरे समझ से तो बाहर हैं, क्योंकि जो पहले जो विद्यालयों में पाठन होता था तो वो काफी अच्छा था। अब जो है कि एक तो मोबाइल का खर्चा बढ़ गया है, दूसरी बात बच्चे बिगड़ चुके हैं उससे, मोबाइलों से। अब वो पढ़ाई के बहाने जो है कि मोबाइलों में कभी गेम खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये मेरे को तो मेरे समझ से तो बाहर है ये चीज। तो आपका कहना है कि ये प्रगतिशीलता नहीं है शिक्षा को लेकर, जिस तरह से पहले स्कूल में पाठ्यक्रम चलता था अब वो ऑनलाइन आ चुका है, तो ये बिल्कुल भी प्रगतिशीलता नहीं है शिक्षा को लेकर। वहीं अगर शिक्षा से हटके भी बात की जाए तो उत्तराखंड में या देहरादून में कहीं पे भी हम बात करें, नशाखोरी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और किस तरह से क्या बदलाव होने चाहिए उत्तराखंड में, या जिस तरह से नशाखोरी यहाँ पर कम हो पाए? जी देखिए, नशाखोरी तो एक्चुअली में अलग मैटर है जी। नशा करने वाला या चोरी करने वाले को कभी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि नशे का जो बस में हो जाता है इतना जरूर है। जैसे जो शराब के ठेके हैं, वो जैसे देहरादून में सपोज करो 100 ठेके हैं, तो अगर उनमें से उन 100 की जगह अगर 10 ठेके होते तो दूर दराज में होते 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की रेंज में, तो जो है कि एक गरीब व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता। जैसे जो कोई 400 रुपए मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, नशे के बस में वो हो चुका है, तो वो 300 रुपए की बोतल पी लेता है। नजदीक में दारू के ठेके होते हैं, तो अगर दारू का ठेका होगा, 50 रुपए आने का 50 जाने का उसका टिकट खर्च होगा, तो वो जो है कि अपने आप में कंट्रोलिंग हो जाएगी। अगर जिस तरह से हम देखते हैं बच्चों में नशाखोरी की आदत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हमारा भविष्य या देश का भविष्य या देश का युवा किस ओर जा रहा है जिस तरह से ये नशाखोरी बढ़ रही है, जी। किस तरह से देखते हैं आप? अब मैं देखिए, ये तो अब जो है कि पारिवारिक गुण भी होते हैं, पारिवारिक संस्कार भी होते हैं। सपोज करो मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ, मैं अपने बच्चे से बीड़ी सिगरेट पान गुटखा मंगा रहा हूँ, तो सबसे बड़ी कमी तो मेरी है जी। मैंने कहा भाई जा 2 सिगरेट लेके आ, वो चोरी, उसमें 2 रुपए बचाए उसने, आज बचाए 2 कल बचाए, 1 सिगरेट मारी, 1 कस मारी, उसने जो है कि पी लिया साइड में जा करके। तब से जो है कि वो नशे के बस में शुरू होना हो गया, तो एक न एक दिन तो नशे के आदि उसमें होना ही है। तो नशे को तो खैर एक्चुअली में वो अलग मैटर हो गया, नशे को तो खैर कंट्रोल किया भी जा सकता है। अब बच्चे को तो जो है कि परिवार के जो है कि मुखिया हैं उन लोगों ने समझाना चाहिए, और अगर उनको जो है कि घर से कुछ सामान मंगाने के लिए पैसे न दिए जाए तो जो है कि वो किसी प्रकार के नशा नहीं कर पाएंगे। आजकल आप समाज में देखते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं कि हर तरफ से जहाँ पे भी देखो राजनीति हो रही है, ठीक है, देश में एक तरह से राजनीति का ही माहौल है, तो इस बढ़ती राजनीति के माहौल को आप किस तरह से देखेंगे? मेन बात यही है, राजनीति एक्चुअली में राजनीति करने का मौका तब मिलता है जैसे हम गांधी पार्क में बैठे हैं 8 नवंबर से। भाई 8 नवंबर से बैठे हैं, हमारे 8 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास भी कूच हुआ था, उसके बाद 22 नवंबर को सचिवालय भी कूच हुआ था अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हमें समायोजन के नाम पर केवल आश्वासन मिला आज तक। और अगर सपोज करो हम ही लोग हैं, हमारे मामले को कल कैबिनेट में ले आते तो हम आज से जो है कि आमरण अनशन करने को मजबूर नहीं होते। अब हमारे बगल में उद्यान विभाग के लोग बैठे हैं, दाई संगठन के लोग बैठे हैं, इधर आप देख सकते हैं पीआरडी के जवान बैठे हैं। अगर इन लोगों की मांगे हैं, सपोज करो 10 मांगे हैं, 10 में से एक भी मांग अगर पूरी हो जाती तो ये यहाँ पर नहीं बैठते और राजनीति करने का मौका दूसरी पार्टी को नहीं मिलता। तो ये रोजगार को लेकर अगर सरकार रोजगार के उसमें प्रयास करती तो। अच्छा, रोजगार की आप बात कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इस चीज से कि किस तरह से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है? क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? किस तरह से प्रगतिशील रोजगार लोगों को मिल सकते हैं? बदलाव ये हो सकते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में काफी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे हरिद्वार में सिटकुल है, रुद्रपुर में सिटकुल है, सितारगंज में सिटकुल है। जो बाहर के जो लोग हैं, जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, बाहर के ठेकेदारों को यहाँ पर उत्तराखंड में आने से रोका जाए और बाहर के लोगों को यहाँ पर मतलब काम में न लगाया जाए।
बाहर का व्यक्ति 4,000 रुपए में नौकरी कर ले रहा है ठेकेदारी उसमें, जबकि एक ठेकेदार कंपनी से 18,000 रुपए ले रहा है। सीधी सी बात है, 14,000 रुपए जो है कि एक लेबर से कमा के अपनी जेब में रख के बैठ जा रहा है वो। तो अगर ये इस प्रकार का शोषण अगर नहीं होता तो हमारे उत्तराखंड में रोजगार की मैं नहीं समझता हूँ कोई कमी थी। भाई हमें 10,000 12,000 रुपए कहीं पर एक अच्छी सी कंपनी में मिल जाती, पीएफ की व्यवस्था होती, मेडिकल की व्यवस्था होती, तो हम लोग यहाँ सड़कों में थोड़ी बैठे होते। ये कमी तो सारी सरकारों की है। अब चाहे वो कांग्रेस की कमियां हों, चाहे वो बीजेपी की कमियां हों, वो कमी तो है ही है अपनी जगह। अब नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप देख ही रहे हैं, खुले सड़क में हम लोग बैठे हैं, सड़क के किनारे, इधर गंदी नाली के ऊपर बैठे हैं, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर। इन नेताओं को शर्म नहीं आती है? बताओ, वोट मांगने के लिए एक भिखारी बन के हमारे पास आते हैं और एक तरफ जो है कि रोजगार की बात करते हैं। खुद पुष्कर धामी जी बोलते हैं कि 22,000 24,000 नियुक्तियों की बात करते हैं, और हम शिक्षा प्रेरकों के लिए 3,000 लोगों के लिए इनके पास जगह नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप बताइए। आप विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी नजरों में विकास क्या है? और किसको आप विकास मानेंगे? देखिए, विकास क्या है? विकास आजकल क्या है कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार जो है कि जो बैकवर्ड एरियाज थे उनको जो है कि सड़क से जोड़ने का काम कर रही थी। देखो, सड़क से जोड़ने के लिए एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। फायदा क्या है? एक तो लोगों के पास जो गिनी चुनी जमीनें होती थी वो जो है कि कट जाती थी, और दूसरा नुकसान क्या है? जो बाहर के जो व्यक्ति होते हैं उसमें अच्छे भी लोग उन सड़कों से गुजरते हैं और बुरे भी लोग गुजरते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर सरकार अगर प्रयास कर रही है, सड़क से जोड़ रही है, जहां पर जो है कि 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है, तो वहां भी सरकार जो है कि घर घर तक रोड पहुंचा रही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस सड़क से हमें फायदा है। जहां पर भी होता है नुकसान होता है। जी, जिस तरह से हमने भी आपसे बात की, और आईपा इस तरफ एक तरह से काम कर रहा है, बदलाव चाहता है समाज में, तो इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, बदलाव तो खैर होना ही चाहिए। सरकार ऐसी आनी चाहिए जो है कि रोजगार को लेकर चिंतित हो, महंगाई को लेकर चिंतित हो ना। तो अभी जैसे कि हमारी फाउंडेशन, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपके पास बात करने के लिए आई हूँ, ठीक है, हम बदलाव चाहते हैं, समाज में बदलाव हो, तो हमारी इस मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं? समाज में, समाज के लिए कितनी बेहतर ये हो सकती है? जी जी, देखिए, आपका काफी अच्छा प्रयास है। आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, ताकि जो है कि उनके समझ में भी आ जाए। हमारे अभी भी मौका है, क्या पता ओमिक्रॉन जो एक वायरस है उसकी वजह से अगर हो सकता है चुनाव 6 महीने के लिए टल जाएं, तो सरकार सतर्क भी हो सकती है। क्या पता जो है कि हम लोगों का जो है कि मामला इस 6 महीने के अंदर या 6 दिन के अंदर ही सरकार के समझ में आ जाए। धामी जी अभी क्या नाम कहते हैं, कह रहे हैं कि मैं सबके लिए सोच रहा हूँ, सबके लिए सोच रहा हूँ, परंतु उन्होंने क्या सोच रखा है, क्या नहीं सोच रखा है, अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे 1% के लिए लग भी रहा है कि हमारे मामले को लेकर वो चिंतित हैं, परंतु दूसरी तरफ से वो खुद परेशान है अपनी पार्टी के बागी नेताओं से, कि कल भी जो है कि रात को उनकी 11 बजे 11:30 बजे तक आपस में बहस हो रही थी। एक तरफ से काऊ नाराज थे, दूसरी तरफ से हरक सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया, तीसरी तरफ से आपको ये जो यशपाल आर्या जी, संजीव आर्या जी, ये लोग थे, ये न जाने कितने नेता अभी इस्तीफा देंगे। जी, तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर सभी चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव हो, और बदलाव के लिए ही वे यहाँ पर धरना देने के लिए बैठे हैं, और वे यही सुझाव देते हैं कि सरकार कोई भी आए, लेकिन शिक्षा की प्रणाली में और शिक्षा की स्थिति में यहाँ पर काम होने चाहिए। हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।